अस्सलाम वालेकुम। स्टिल नॉट आउट। 98 डिक्लेयर करेंगे, 100 पे डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा देखते हैं। अच्छा जी हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद आप लोगों को मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के लास्ट टाइम के क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था और साथ ही 1 और 4 भी थे और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सोया फ्राई वाला सवाल भी था लेक्चर 97 के अंदर। मैं लास्ट टाइम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे। तो कितने बच्चों ने ये लेक्चर ले लिए हैं? ऊंचे हाथ खड़ा करें ज़रा, मैं देखना चाहूँगा। अब जिन्होंने नहीं लिए हैं उन्होंने क्यों नहीं लिए, वजह बता सकते हैं? हाथ खड़ा करें, ये लेक्चर किसने नहीं लिया, किसने नहीं लिया? ये हाथ खड़े रखें जब तक मैं पूछ ना लूँ वजह। हाथ खड़े रखेंगे, नीचे नहीं करने जी। क्यों आज तो नहीं, क्यों नहीं लिया? ये जवाब है, आज लूँगा। वैसे ही सॉल्व सोल्यूशन देखे थे। एक तो क्विक फॉरवर्ड तो करके देख लेना था यार कुछ। हाँ अच्छा अच्छा। और जी भाई पीछे आप नए मेहमान, आपने क्यों नहीं लिया? जी भाई इधर क्लासेस वाले नए भाई। अच्छा बड़ी मेहरबानी यार। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, क्या मुसीबत पड़ी रहती है यार, बैठ जाओ यार। अच्छा चलिए जी, कोई मसला तो नहीं है इनमें। अच्छा जी, अब हमने एफ ओ एच का चैप्टर रिवाइज किया था, प्लीज़ चुप कर जाएं। और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन रिवाइज कर लिया था। अभी ए बी सी का कोई सवाल तो है नहीं, लेकिन मैं ए बी सी के टेस्ट का एक सवाल करूँगा, टेस्ट 1 जो था हमारा। तो ए बी सी भी रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर टारगेट कॉस्टिंग आज के प्लान में है, वो रिवाइज करेंगे। एक सवाल है जो ज़बरदस्ती करके टारगेट कॉस्टिंग का ही बनता है मेरे हिसाब से रिसेंट टाइम में, वो करेंगे। फिर हम इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग शुरू कर देंगे। अब उसी तरतीब पे मैं पढ़ चुका हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी वैसे तो हो सकता है किसी भी वक्त, तो फ़िलहाल नहीं करते। फ़िलहाल अब इस तरतीब को ज़रा फॉलो करते हैं। आज देखते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे बेशक एंड पे कर लेंगे। रिसेंट टाइम में सवाल मौजूद है, ठीक है। एफ ओ एच ए बी सी में से एक सवाल आता है जी, और एफ ओ एच रिवाइज हो गया तो ए बी सी भी कर लें। फिर टारगेट कॉस्टिंग का किसी हद तक सवाल था जो मतलब नज़र आता है थोड़ा ज़बरदस्ती करके बनाया जा सकता है, तो वो भी हम कर लेंगे। अब इस दफ़ा वैसे एक्सपेक्टेशन मेरी ये है, इस ग्रेड में से जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो आता ही है, और प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट बाय प्रोडक्ट बड़े अरसे से नहीं आया हुआ, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जॉइंट बाय प्रोडक्ट आ जाए। प्रोसेस कॉस्टिंग भी आया तो वो फिर जो केस 3 था, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, FIFO एफ को अलग अलग भी देता है, इकट्ठा भी दे देता होता है, तो उस ग्रिड में से तो उसकी एक्सपेक्टेशन है। बाकी डिसीजन मेकिंग में से पता नहीं शट डाउन कंटिन्यू नहीं आया हुआ, तो उसको भी आना चाहिए। फिर लिमिटिंग फैक्टर आप कह रहे हैं, हाँ रेलेवेंट कॉस्टिंग तो इन सब में है, ठीक है। तो चलें देखते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग हमारे आज आया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो खैर कॉस्ट लो भी देख लीजिएगा। बहरहाल एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है मोटी मोटी। जो ये मैजेंटा वाला सवाल है, ये बेसिकली ज़बरदस्ती कह लें टारगेट कॉस्टिंग का बनता है। तो क्वेश्चन 1 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। 6 भी वैसे हो ही चुका है समझें, लेकिन अब करने की देर ज़ाहिर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को, अब फिर बाद में करते हैं। पहले ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ ले आइए। ABC हमने बात ये की थी जी, अभी कल ये बात कर रहे थे कि FOH के चैप्टर में ट्रेडिशनल FOH, बेटा प्लीज़ सीरियस हो जाएं। ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसमें हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे FOH को पकड़ते थे और उसको डिवाइड करते थे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कोई बेस बनाकर उससे, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आता था, जिसको आप प्लांट वाइड रेट या ब्लैंकेट रेट भी कहते थे। फिर थोड़ी सी जिद्दत आई और फिर आपने सारे FOH को बांटना शुरू कर दिया डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज, जी भाई, डिपार्टमेंट वाइज FOH निकाल के उनको डिपार्टमेंट वाइज मुनासिब बेस पे डिवाइड करके डिपार्टमेंटल OAR निकालना शुरू कर दिए, ठीक है। और फिर उनको प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवाने लग गए। फिर उससे भी ज़्यादा जदीद तरीका हमारे सामने आया, जिसको कहते हैं जी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये हमने एग्जाम्पल सी बनाई थी, एक टेबल सा, एक फ्लो सा बनाया था जब हम ABC स्टार्ट कर रहे थे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम FOH को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से पूल्स में करीब जो है वो बांट लेते हैं।
अब जो तो इस तरह से पूल्स बन गए, कोई इंस्पेक्शन का पूल बन गया, कोई क्वालिटी कंट्रोल का बन गया, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का बन गया, कोई सेटअप का बन गया, उसके अलावा फिर भी कुछ एफओएच बच जाते हैं, तो वो अदर्स फिर भी इस सवाल में भी आ सकते हैं एबीसी वाले में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हमने रिसेंट अटेम्प्ट वाले भी कई सवाल इसमें किए थे, ठीक है। एबीसी भी हमने जितना था वो सारा कर लिया था। एनीवेज एफओएच एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट पूल्स में कन्वर्ट करते थे और फिर हर पूल के लिए कोई एक ड्राइवर सेलेक्ट करते थे। ये कॉस्ट पूल क्या है, वही एफओएच एक्सपेंस जैसे डिपार्टमेंट वाइज होते थे तो ये कॉस्ट की टाइप वाइज बन जाते थे, और वहाँ पे जो आप बेस यूज करते थे उसी को यहाँ पे हमने क्या दिया था, कॉस्ट ड्राइवर। तो एफओएच की कॉस्ट पर ड्राइवर, एफओएच की इंस्पेक्शन कॉस्ट पर इंस्पेक्शन आवर्स, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, इस तरह से करके कॉस्ट आ जाती थी और फिर उसको डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को चार्ज करते थे। जबकि डिपार्टमेंटल एफओएच में क्या होता था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एफओएच जो वो एलोकेट करते थे, चाहे एसडीज वाले भी होते थे वो भी वहीं आ जाते थे, और फिर डिपार्टमेंटल ओएआर निकलता था, फिर डिपार्टमेंटल ओएआर को फिर प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करते थे। जबकि एबीसी में क्या फ़र्क है, एबीसी के अंदर हम एफओएच को जो वो एक्टिविटी वाइज एलोकेट करके हर एक्टिविटी के हिसाब से उस एक्टिविटी का ओएआर निकालते थे और फिर उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब करते थे, ठीक है जी। ये कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसमें बेताशा सवाल हमने किए थे माशाल्लाह से। ये एक हमारा फॉर्मेट होता था, इसके अंदर मैंने आपको कहा था आईकेएफ का फॉर्मेट ये होता है, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, और ये लिख देता है और ये अलग से वर्किंग में कर लेता है। इक्वली गुड, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कंफर्टेबल ऐसे भी कर सकते हैं। हमारी आदत ये थी कि हम कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर्स और यहाँ पे एक्टिविटी वाइज एफओएच रेट भी यहीं पर निकालते थे, और ये निकालने के बाद फिर इसको हर प्रोडक्ट में एलोकेट कर देते थे, ठीक है। ओके, अब टोटल एफओएच कॉस्ट जब प्रोडक्ट वाइज ही निकल आती थी, उसको यूनिट से डिवाइड कर लें तो पर यूनिट भी एफओएच की कॉस्ट निकल सकती थी, ठीक है जी। इस पर कुछ बातें भी हमने देखी थी, इंस्पेक्शन आवर्स निकालने का तरीका देखा था, नंबर ऑफ सेटअप्स निकालने का तरीका देखा था, और इसमें भी एक टेबल मौजूद था जिस टेबल के अंदर हमने ये देखा था कि अगर कॉस्ट पूल है, मशीन सेटअप कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उसके लिए ड्राइवर कौन सा मुनासिब है जी, नंबर ऑफ सेटअप्स या प्रोडक्शन रन्स। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट या मटीरियल मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए मुनासिब टोटल नंबर ऑफ मटीरियल एक्विजिशंस, ना हो तो वेट या वॉल्यूम पे भी चल सकते हैं, ये भी ना हो तो फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की बेस हम लिया करते थे। ये वहीं से ही निकली हुई बातें हैं तकरीबन जो एफओएच के चैप्टर में। फिर डिलीवरी ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर, डिलीवरी एंड डिस्पैच के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड या डिस्पैच, प्रोडक्शन कंट्रोल, यानी मोटी मोटी बातें आपको वैसे ही सवाल देख के नजर आ रही होती, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल या मशीन ऑपरेशनल कॉस्ट को नंबर ऑफ मशीन आवर्स, प्रोडक्शन स्केजुलिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, मटीरियल प्रोक्योरमेंट के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, पैकिंग कॉस्ट के लिए पैकिंग आवर्स, कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल के लिए या इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये होते थे, नहीं होते थे तो फिर नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस या इंस्पेक्टेड यूनिट्स ये भी निकाल सकते थे। सबसे बेस्ट क्या है, इंस्पेक्शन आवर्स हो, ना हो तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हो, ना हो तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, बहरहाल कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस आवर्स, वेयर हाउसिंग के लिए डायरेक्ट मटेरियल यूजेज, यूटिलिटीज़ के लिए यूनिट्स कंज्यूम्ड, ट्रेनिंग सुपरविजन के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या ट्रेनिंग आवर्स भी हो सकते थे, और कस्टमर सर्विस के लिए नंबर ऑफ कस्टमर कॉल्स जो आपने जो है वो पूरी की, ठीक है। कस्टमर कॉन्टैक्ट्स को या कॉल्स को आपने जिनको जो है ना आपने एंटरटेन कर लिया। तो ये डिफरेंट सवाल खुद ही बता देगा कि कौन सी बेस यूज़ होनी है, हम सवाल को करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तरतीब बस ये जहन में रखनी है ये कि हम क्या करेंगे। सिंगल ओआर में क्या करते थे, एफओएच एक्सपेंसेस सारे के सारे इकट्ठे किए, एक बेस के ऊपर डिवाइड किया तो पूरे बिजनेस का एक ओआर आया। डिपार्टमेंटल में क्या करते थे, एफओएच को डिपार्टमेंट से बांटते थे और फिर डिपार्टमेंटल ओआर निकालते थे और फिर उसको प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवाते थे एफओएच को उसकी बेस पे। एबीसी में क्या करते हैं, एफओएच को एक्टिविटीज में बांटते हैं और हर एक्टिविटी का ओआर निकलता है और उसकी बेस के ऊपर डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट को बांट दी जाते हैं एफओएच, ठीक है। फॉर्मेट ये है, बस ये ध्यान में रखना। फॉर्मेट ये है, कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, फिर एक्टिविटी वाइज्ड ओआर और फिर जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको एलोकेट कर देना, ठीक हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे तो कोई सवाल अब छोड़ा नहीं था, ठीक है। अच्छे सवाल यहाँ से शुरू हुए थे। 7 वाला भी इजी था, कि जैसे हमने पास पेपर के सवाल किए थे। शाहिद पाकिस्तान एक अच्छा सवाल था, वर्क हार्ड उससे भी अच्छा सवाल था, नहीं शाहिद पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा सवाल था, वर्क हार्ड ईजी था, फिर सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। जैम वाज इजी, निस्बतन इनकी निस्बत आसान सवाल था। हाँ, उसकी अगर वो किया हुआ हो तो उसकी बुनियाद पे शायद पाकिस्तान
हो सकता था इजीली। अब इसका सवाल रिसेंट टाइम में तो आया नहीं है, तो हम टेस्ट के अंदर आ जाते हैं, और टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट इसी का ही है। ठीक है जी, इस सवाल को जरा पढ़ें, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ें। डिटरमिन करें FOH कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट अल्फा ब्रावो एंड चार्ली बाय यूजिंग सिंगल OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इसको बाद में करते हैं, ये तो कल कर लिया था। रिकैलकुलेट FOH कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट by allocating individual expenses on the basis of specific utilization of related facilities। जिसको समझना है उसके लिए यहाँ पर लिख दिया था कि कौन सी कॉस्टिंग यूज करो, एक्टिविटी बेस्ड, और फिर 2 नैरेट्स भी लिख दो इसके। अब सवाल को पढ़ते हैं, हम पहले ABC वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक है, ओके जी। अब AS Enterprises produces 3 products Alpha Bravo Charlie. Management has some reservations on method of costing because junior cost accountant currently calculate कैसे करता है, single OAR currently calculates single OAR by using, चलो वो तो कर ही एक्चुअल रहा है, खैर हमें उससे क्या, हमने करंट को थोड़ी छेड़ना है। कहता है जी एक्चुअल डेटा ईयर का यूज करके OAR निकालता है। जूनियर क्या कर रहे हो, चलो खैर छोड़ो जूनियर को, आगे जी कहता है consequently the senior cost accountant has reviewed the records and gathered the following information. Cost incurred during the latest year were as follows: direct material, direct labor. These are not FOH. हाँ, हो सकता है ये किसी डायरेक्ट कॉस्ट के एलोकेट करने के लिए हमें यूज करने पड़ जाए, वैसे ये धोखा है, क्योंकि उसने हमसे क्या मांगा है जी, रिक्वायरमेंट चेक करो, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं आता, ठीक है, फिलहाल इसका कोई जरूरत नजर नहीं आ रहा, हमें कोई यूज नजर नहीं आ रहा। फिर इनडायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस की है, स्टोर्स की है, क्वालिटी कंट्रोल की है, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज है। फिर फ्यूल एंड पावर है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग है, इंश्योरेंस ऑन प्लांट मशीनरी है, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग है, स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड है, और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है। अब ये सवाल इस तरह का बनाया इसीलिए गया था कि आपके जहन में रहे कि ABC इस पे लगेगा, इन सब चीज़ों पे लग सकता है। मशीन मेंटेनेंस एक पूल है, स्टोर एक पूल है, क्वालिटी कंट्रोल पूल है, क्लीनिंग रेटेड ये पूल है, फ्यूल एंड पावर एक पूल है कॉस्ट का, डेप्रिसिएशन एक पूल है, इंश्योरेंस एक पूल है, इंश्योरेंस एक पूल है, सब अलग अलग, स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम, ये पूल्स हैं, कॉस्ट पूल्स हैं। कहीं पे कोई डिपार्टमेंट नहीं लिखा और ना ही उसने ये कहा है कि इनको फलां डिपार्टमेंट से गुजार के हम बनाते हैं कि इन सारे FOH को डिपार्टमेंट्स में बांटो। तो इन सारे FOH को डिपार्टमेंट में नहीं बांट सकते, तो इन सारे एक्सपेंसेस की, इन पूल्स की अपने अपने OAR निकालो। सवाल ज़रा लेंथी है पर ठीक है, यही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि स्पेसिफिक एक्टिविटी, मतलब आपको अगर अब मशीन मेंटेनेंस की वेजेस, असल में है क्या, ये वेजेस हैं, वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस हैं, ठीक है। तो मशीन मेंटेनेंस की वेजेस 6 लाख रुपए की किस बेस पे आपको एलोकेट करनी चाहिए, आपने कहा जी जरा पढ़ते हैं आगे सवाल, पहले तो पढ़ लेना क्या क्या चीजें हैं फिर वापस आते हैं। प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द लेटेस्ट ईयर डिपिक्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन यूनिट्स आ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट आ रहे हैं, मशीन आवर्स भी पर यूनिट आ रहे हैं, और इंस्पेक्शन आवर्स भी पर यूनिट आ रहे हैं। सीधा सीधा सवाल था, ठीक है। पता नहीं आप लोग कहते हैं जी डिस्कस नहीं किया, इसमें क्या था डिस्कस करने वाला, शुक्र नहीं किया था ना, आज लपते गया कुछ करने वास्ते। एनीवेज, वैसे अगली बार की मैं सोच रहा हूँ एक सेशन छोड़ के अब जब दोबारा आऊँगा अगली बार, तो उस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि हर टॉपिक में से एक अच्छा सवाल बंदा छोड़ ले एंड पे, जिसकी रिसेंट टाइम में ना आया हो, कम से कम एंड पे कुछ हो तो सही, है ना जी, सारा कुछ नहीं कर लेना चाहिए मुझे। शायद ABC पिछली आपकी अटैम्प्ट में हो, जो आपकी अटैम्प्ट चल रही है साथ साथ, ठीक है ना, नहीं पिछली आपकी अटैम्प्ट में हो, शायद जो गुजर गई है, जो आपके साथ साथ चल रही है मेरे, ठीक है ना, हो उसमें हो। अच्छा जी, अब प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं, डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर्स और इंस्पेक्शन आवर्स। अब मेरा सवाल, अगर मशीन मेंटेनेंस की इनडायरेक्ट वेजेस को, अगला भी देख लेते हैं, अदर रेलेवेंट डिटेल्स भी हैं कुछ, फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन भी आ रही है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी आ रही है, स्टोर्स कंजम्पशन भी है, और नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड भी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10% पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात, इनडायरेक्ट वेजेस मशीन मेंटेनेंस की किस बेस पर एलोकेट होनी चाहिए आपके ख्याल में, जो इतनी चीजें आपको नजर आ रही हैं इसमें से जी। मशीन मेंटेनेंस की इनडायरेक्ट वेजेस में मेंटेनेंस आवर्स अलग से गिवन नहीं है,
तो फिर मजबूरी में मशीन आर्स याद करो। मैंने कहा था एफओएच वाली बेसिस की भी हेल्प ले सकते हो आप, यहाँ पे भी वैसे ही सवाल चल रहा है। कहने को एबीसी है, पर एबीसी सिर्फ इस वजह से है कि डिपार्टमेंट्स में एफओएच को नहीं बांट रहे, एक्टिविटीज़ के अंदर ही पड़े हैं एफओएच, और हर एक्टिविटी का अपना ओआर, यानी दरमियान में वो वाला फॉर्मूला वाली वो ना भी बनाओ तब टेबल तब भी चलेगा, पर हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है जी, मशीन आवर्स बोलो। अच्छा, स्टोर्स की जो वेजेस हैं, इनडायरेक्ट वेजेस स्टोर्स की, इनके लिए क्या मुनासिब लग रहा है आपको? कहाँ पे स्टोर कंजम्पशन? थर्ड पॉइंट में। ओह वेरी गुड, ये जनाब यहाँ पे टोटल भी एक लिख लेना वरना यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे टोटल करके लिख ले। टोटल कितना बनता है? बोलो बोलो बोलो। एक थोड़ा सा टेबल बस ऐसे ही पढ़ा है, ये आप अभी रिवीजन नहीं कर रहे। प्रॉपर रिवीजन में तो आपने 3-4 सवाल इस टॉपिक के किए होंगे, नोट्स को पढ़ा होगा, उसके बाद फिर पर्चे में सवाल आएगा, आपका लेवल और होगा। ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 2 सवाल ये वाले पर्चे, दोनों पर्चे कर लें तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि सवाल सारा कुछ आपको अलग अलग आता है, तो उसको इकट्ठा मैनेज करना भी आना चाहिए। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ये सारा कुछ इकट्ठा करना, ये भी तो एक आर्ट है, ठीक है। फिर इस टाइम प्रेशर को देखना, फिर यहाँ पता लगेगा कि यार थोड़ा सा डिले जहाँ पे हुए हैं ना, देखो पर्चे में अगर ऐसे हुए तो पर्चा रह जाना है हमसे। तो ये बहुत जरूरी है दोनों पर्चे। कोई बात नहीं है किए हुए पर्चे, आप कहोगे सर ये तो किए हुए पर्चे कर रहे हैं, बेटा आप किए हुए पर्चे भी दोबारा बैठ के इकट्ठे करोगे ना 3 घंटे 15 मिनट में, तो मैं देखूंगा आपकी क्या सूरत हाल होती है, फिर भी आप पे प्रेशर पड़ेगा इसका। लाजमी करने हैं ये दोनों, ठीक है ना। अच्छा जी, तो टोटल कितना आ रहा है? 1800। अब ये स्टोर रुपीस के अंदर, रुपीज थाउजेंड के अंदर ये स्टोर कंज्यूम्ड आ गए, क्योंकि स्टोर की वेजेस का और कोई मुनासिब डेटा, कोई बेस अवेलेबल नहीं थी, तो हमने इसको किस बेस पे कर देना है जी? स्टोर कंजम्पशन की बेस पे। ये सबसे मुनासिब बेस भी वैसे यही बन रही है, कंजम्पशन। नेक्स्ट जी, अच्छा ये स्टोर कंजम्पशन है, मटेरियल कंजम्पशन नहीं है, स्टोर का आइटम जो है, ठीक है, वो यूज हुए हैं। अच्छा अब जी नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल की वेजेस हैं। क्वालिटी कंट्रोल की वेजेस हैं तो हमने देखा प्रोडक्शन डायरेक्ट लेबर, नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड की बजाय आपको इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करना चाहिए, यानी इंस्पेक्शन आवर्स निकल सकते हैं। अल्फा के कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए? 600। कितने यूनिट इंस्पेक्ट हुए? 600। हर यूनिट पे कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। तो इसका मतलब कितने इंस्पेक्शन आवर्स लगे? बात समझ आई है? इसकी एग्जांपल ही तो कराई थी ये जो, एक मिनट ये जो आपको मैंने यहाँ पहले दिन एग्जांपल्स बनाए थे ना, ये देखो ये कि प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट, वहां से इंस्पेक्शन आवर्स निकाले थे, इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकले थे, फिर उसके ऊपर इंस्पेक्शन आवर्स कैलकुलेट करके यूज इंस्पेक्शन आवर की। अगर इंस्पेक्शन आवर्स अवेलेबल हों तो सबसे अच्छी बेस क्या है जी? कॉस्ट पूल। इंस्पेक्शन के कॉस्ट पूल के लिए इंस्पेक्शन आवर्स ना हो वो, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स की तरफ जाएं। वो भी ना हो तो फिर कोई और मुनासिब बेस बाद में देखना, ठीक है। याद रहेगा? पता नहीं याद रहेगा। अच्छा जी, तो यहां पर क्या आएगा जी? इंस्पेक्शन आवर्स, नॉट इंस्पेक्टेड यूनिट्स, इंस्पेक्शन आवर्स। अब ये तो बात समझ आ गई ना कि कोई फर्क नहीं है इन दोनों टॉपिक्स में, बेसिकली ये एक ही टॉपिक है। भाई इतनी सी बात ध्यान में रखो, यहां पर अगर हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में चल रहे होते और डिपार्टमेंटल एफओएच निकाल रहे होते, तो इन्हीं एफओएच को किसी मुनासिब बेस पे डिपार्टमेंट 1, 2, 3, सर्विस डिपार्टमेंट A, B, C इनमें बांटते और फिर वहां से OAR निकालते और फिर पर यूनिट भी कर सकते थे उससे मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर यही वो कह दे, इसी सवाल को वो डिपार्टमेंटल से भी करा सकता, ऊपर एक लाइन डाल देता कि ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 प्रोडक्शन और 1 सर्विस, 2 सर्विस डिपार्टमेंट से होकर निकलती हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज एफओएच निकालो तो नीचे बेसिस जो गिवन है वो उसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज भी यूज हो सकते थे। यही खर्चे डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट को बांटे जाते हैं, ये इस इन बेसिस के ऊपर हर डिपार्टमेंट को बांटे जाते हैं और वहां से डिपार्टमेंटल OAR निकलता। तो इतना सा ही फर्क है, याद रखना। ये फर्क एक मिनट, ये फर्क इतना सा ही है कि एफओएच एक्सपेंसेस PD1 PD2 में बांट के OAR निकालना है, या एफओएच एक्सपेंसेस को कॉस्ट पूल्स में बांट के OAR उसका निकालना है और फिर प्रोडक्ट पे आना। तो कोई फर्क तो ना हुआ ना। तो इतना ही फर्क है, डिपार्टमेंटल एफओएच और फिर डिपार्टमेंटल OAR, या फिर कॉस्ट पूल्स बनाओ और कॉस्ट हर पूल का OAR निकालो और फिर वहां से प्रोडक्ट को डालो, ठीक है।
तो ये सवाल इसलिए भी अच्छा है कि ये दिखने में क्या लगता है ट्रेडिशनल वाला है, लेकिन ट्रेडिशनल वाला नहीं है, तो फर्क थोड़ा सा ही है। तो दिलेरी से करना है एफओएच के टॉपिक में, दोनों तरफ से जहां से सवाल आ जाए, एफओएच का एबीसी का है, सुकून से आप ये कर सकते हो, कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, एबीसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफओएच एबीसी में से एक सवाल आता है, इन दोनों में से एक सवाल आएगा। मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकता, एफओएच का तो दो तीन दफा लगातार भी आ जाता है। ठीक है, तो बहरहाल हैं दोनों ही आसान हैं, कॉपी पेस्ट टाइप, पास कराने वाला सवाल है इंशाल्लाह। ये इक्का दुक्का एडजस्टमेंट इसमें फंस भी जाए तो भी खैर है, पासिंग मार्क्स 70-80% देगा इंशाल्लाह आपको ये। क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज के लिए मुनासिब क्या है जी? प्रोडक्शन यूनिट्स कर लें, डायरेक्ट लेबर आवर्स कर लें, मशीन आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स। क्लीनिंग के लिए क्या करें? क्या नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड, स्टोर्स कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, फिर तो है ही कोई नहीं बेस। ओके, जो छोड़ी थी वही है। ठीक है, फ्लोर स्पेस एरिया, बिल्डिंग रिलेटेड खर्चों को और क्लीनिंग खास तौर पे वैसे ही हम किस बेस पे लिया करते थे? फ्लोर एरिया की बेस पर। ठीक है जी, तो सारी बेसिस के बाद एंड पे ये बचा है ना। अच्छा जी, फ्यूल एंड पावर के लिए क्या मुनासब है? मुनासब तो ये होता कि किलोवाट आवर्स होते, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हॉर्स पावर देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, चल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रहा है, लेकिन बातें तो वही एफओएच वाली चल रही हैं। तो सिर्फ जो 2-4 नई चीजें आई थी, वो बैच सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इनके लिए कोई थोड़े बहुत नए हमने ड्राइवर्स पढ़े थे, वरना नॉर्मली वही चल रहे होते। और फिर इनमें से जो बच जाते हैं एबीसी वाले, उसके अलावा वो ट्रेडिशनल वाले के हिसाब से चल रही है, मिक्सचर होता है। ठीक है, बस ओएआर निकालना है आपने एक्टिविटी वाइज, नॉट डिपार्टमेंट वाइज। सारे बिजनेस का भी इकट्ठा निकालना, डिपार्टमेंट वाइज भी निकालना, एक्टिविटी वाइज निकालना। ठीक है ना, हर एक चीज को हर एक चीज, फ्यूल एंड पावर एक कॉस्ट है, उसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, सारी पावर सारे फ्यूल इकट्ठा कर दिया, डेप्रिसिएशन एक पूल बना दिया, हर एक चीज को अलग अलग पूल में, ये वैसे पूल बने होते हैं तकरीबन। तो बस इन्हीं को ही डिवाइड करना है किसी मुनासिब बेस से, और डेप्रिसिएशन मिसाल के तौर पे पर यूनिट निकाल लेनी है आपने, एक तरह से पर यूनिट निकल आई ना। ठीक है, ऐसे ही फ्यूल एंड पावर पर यूनिट, हर चीज आप क्या कर रहे हैं वो मतलब मशीन आर, फ्यूल एंड पावर अगर मशीन आर के बेस है तो पर मशीन आर। ठीक है, अगर आपका स्टोर स्पेयर कंज्यूम्ड है तो आप कह रहे हैं जी वो पर रुपी ऑफ कंजम्पशन, तो कोई भी बेस होगी वो उसी बेस की बुनियाद पे ओआर निकलता आएगा। तो फ्यूल एंड पावर के लिए अब ना मेरे पास किलोवाट आवर्स है, ना मेरे पास जो है वो है हॉर्स पावर है, तो क्या करूं? मशीन आवर्स तो है ना जी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। अब मामला यह है कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है, तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन के लिए मुनासिब बेस क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन नहीं है, तो उसके लिए क्या फिर? फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन। लेकिन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते प्लीज, प्लांट एंड मशीनरी अलग है, बिल्डिंग अलग है, इनका अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर नजर आ रहा है। ठीक है ना, मतलब जो हम बेस यूज करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या मुनासिब? क्योंकि कॉस्ट जब हो तो सबसे मुनासिब बेस ही यही है। ठीक है, प्लांट मशीनरी कॉस्ट अवेलेबल है और फैक्ट्री की स्पेस यूटिलाइजेशन। अब अगला मसला पैदा हुआ, डेप्रिसिएशन तो उन्होंने यहां इकट्ठी रखी हुई है। अब पता चला कि वो आखिरी लाइन के अंदर उन्होंने क्यों दिया हुआ था रेट। ठीक है जी, तो रेट इसलिए गिवन था कि आप मसलन कितने परसेंट है जी? 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है जी? 10%। अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 6000 का 10% कितना बनता है जी? 600। और ऐसे ही 600 इसका आ गया, 600 सॉरी 6000 इंटू 10 600, 10% 600 आ गया। आगे बढ़ो जी, 400, 300, 1300 हो गया। अब ये 1300 जो है, तुम भी इधर ही आ जाओ यार, टोटल ऊपर लिख देते हैं। ये 1300 जो है बच्चों, ये अगर किसकी डेप्रिसिएशन है तो 1560 में से 1300 निकाल दें तो बाकी क्या बचता है? 200। तो ये 260 जो है ये डेप्रिसिएशन आ गई बिल्डिंग की, और 1300 आ गई मशीनरी की। मशीनरी की डेप्रिसिएशन को एलोकेट करोगे कॉस्ट की बेस पर, और 260। ठीक है, सही है।
जी, रेट ऑफ डेप्शन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट इतनी है तो इसका मतलब ये 1300 रुपये की डेप्रिसिएशन आ गई ना प्लांट एंड मशीनरी की। अब टोटल डेप्शन 1500 है तो बाकी किसकी होगी? जाहिर है बिल्डिंग की होगी, क्योंकि यहाँ तो उसने लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन प्लांट की और बिल्डिंग की है, तो यहाँ टोटल असल में गिवन थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके लिए क्या कहा जी आपने? ये क्या है जी? मशीन आवर्स और सॉरी कॉस्ट एंड फैक्ट्री स्पेस। उसने भी बोला था एंड, हमने बोल दिया एंड। इसको हमने क्या फ्लोर एरिया लिख देते हैं ना, कॉस्ट एंड फ्लोर एरिया। ठीक है जी, नेक्स्ट। इंस्पेक्शन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा इंश्योरेंस, सॉरी, तो फिर उसके लिए तो कॉस्ट ही चलेगी। कॉस्ट बेहतरीन है, कैपिटल कॉस्ट कह दें, जो भी कह दें जी। इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, अब इसके लिए फ्लोर एरिया है, समझ गए हैं अब आप। नेक्स्ट जी, इसके लिए क्या करें? अब ऊपर भी स्टोर कंजम्पशन ली थी उसकी वेजेस के लिए, तो यहाँ पे भी वही लेंगे। उसके बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस के लिए क्या करेंगे? क्या डायरेक्ट गिवन है? कहाँ डायरेक्ट गिवन है? फ्लोर स्पेस ही है, रेंट के लिए तो फ्लोर स्पेस ही होता है, कहता है ऊपर गिवन है। रेंट को नहीं कर सकते लेबर कॉस्ट पे, यानी पूरे सवाल में हमारे ऊपर वाले दोनों भाई साहब बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं हुए, सिर्फ धोखा था। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं जी अपना काम, जल्दी जल्दी मुकाइए नू। तो कॉस्ट पूल है, कॉस्ट ड्राइवर है, हैं? हो गया डिस्कस, ठीक है, जाने दें बस, जाने देते हैं बस, क्विकली जाने देते हैं इसको। ठीक है, ये देखें जी क्वेश्चन नंबर, भाई ये आपने नोट करना है ये कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है ना, फिर टेस्ट 1 की डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जी बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, बातें करेंगे तो लेट होगा काम। कॉस्ट पूल्स, असल में ना बेटा सवाल और कोई नहीं है मेरे पास, ये करना है मैंने, क्योंकि इसने पिछली दफा आया नहीं है तो इसने आ जाना है, तो चलो अच्छा है, जरा हाथ सीधा हो जाएगा। कॉस्ट पूल्स, फिर कॉस्ट ड्राइवर्स, जिसको हम बेस कहते थे कल तक। बातें ना करें आपस में बेटा, वरना घर बैठ के पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, ना आया करें, तंग ना करें। फिर भी कुछ गैरतमंद अभी भी बोल रहे हैं, और कुछ उनको कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हें कह रहे हैं सर, और वो भी बोल रहे हैं अपने, मतलब के उन्हें बता रहे हैं हम भी गैरतमंद। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे जी आज? एक्टिविटी बेस्ड OAR। बस फॉर्मूले लिखे हुए हैं अब आपने, बड़े हो चुके हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अब पेपर वर्जन चल रहा है। प्रोडक्ट्स कितनी है जी? 3 है, 3, अल्फा, ब्रेवो एंड चार्ली। अच्छा जी, अब फटाफट चलना है आप। ठीक है, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी हमें? इनडायरेक्ट वेजेस में मशीन मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए, चलो पहले लिखो सही, मशीन मेंटेनेंस। अच्छा यार, एक टोटल का कॉलम अगर हम बना लें तो उससे फायदा क्या होगा? उससे 2 फायदे होंगे। एक तो फायदा ये हो जाएगा कि हमारा पार्ट ए हो जाएगा, और दूसरा जरा चलें चेक रहता है, जरा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है ना, टोटल कॉलम वैसे हम बनाया नहीं करते, चलो एंड पे बना लेंगे, मेरा दिल से बना लो, मेरा दिल है कि बना लो, क्योंकि पार्ट ए के अंदर उसने क्या कहा हुआ है? ट्रेडिशनल OAR निकालो, उसके लिए हमें सबको क्या करना पड़ता है? टोटल। और यहाँ पे हमें बहरहाल इनको लेके तो चलना ही है, तो टोटल यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे हम एक्टिविटी बेस्ड OAR निकालें। अभी हमें वर्किंग्स भी करनी पड़नी है, तो वर्किंग्स के मामले में कंजूसी नहीं करनी है आपने। FOH का सवाल आए और वगैरह निकालें अलग जाके, कोई ज़्यादा डायरेक्ट काम करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में मसाइल होते हैं, आप देख रहे हैं।
आजकल सवालों के अंदर वो इन्हीं में मसाइल डालता है, मशीन आवर्स वगैरह में, ठीक है जी। अब क्या है जी, इनडायरेक्ट वेजेस में मशीन मेंटेनेंस की वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस मशीन मेंटेनेंस। इसके लिए ड्राइवर क्या आपने पसंद किया है जी, मशीन आवर्स से। इसके लिए आप वर्किंग वन कर, ठीक है, क्योंकि मशीन आवर्स रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो वर्किंग वन मशीन आवर्स, बल्कि ये लाइन पहली छोड़ के ना हम हेडिंग बना लेते हैं, काम चलता रहेगा हमारा ऐसे। वर्किंग वन में हमें चाहिए जी मशीन आवर्स, और मशीन आवर्स हम अल्फा ब्रावो चार्ली और टोटल, ये फॉर्मेट रखा करते हैं हम इन वर्किंग्स का, क्योंकि यही हमारी एलोकेशन की बेस बनती है। तो ये वो जो हम फॉर्मूला याद करते थे बचपन में, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, तो ये टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूल, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पूल को डिवाइड करेंगे टोटल ड्राइवर की वॉल्यूम से, तो हमारे पास पर ड्राइवर क्या आ जाएगा, OR, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट पे जितना यूज़ हो रहा है। तो मशीन आवर्स के लिए फॉर्मूला, चले पहले ये लिख लें, चार्ली ने आना है, फिर ब्रावो ने आना है, फिर अल्फा ने आना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए जी, मशीन आवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में लिख देते हैं ना एक दफ़ा, मशीन आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, मशीन आवर्स पर यूनिट इनटू कितने प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स ही कोई नहीं, ये पढ़े, इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। तो एक बार लिखें अंग्रेजी में, मशीन आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। अब आसान हो गया काम, क्विकली करना है, क्विकली। 12,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 8 और 45,000 इंटू 10। डेटा सारा ऊपर वाला 1000 में ना कर लें, आर्स भी 1000 में कर लें, ठीक है जी, चलें, डन हो गया, ठीक है। आप फिर पक्के रहना जी, आर्स इन थाउजेंड्स जी, 72, 160, टोटल 680, श्योर। अच्छा, अब जी मशीन आवर्स निकल आए। अब यहाँ पे आप टोटल इनडायरेक्ट वेजेस बताओ कितनी है जी, 240, कितनी, सॉरी कितनी, 600। अब इधर देखो जी, रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। इधर देखो, OR निकालने लगे हम, तो 600 को डिवाइड करेंगे 682 के साथ, आंसर बताइए 0.879, पूरा हो गया, 8798 पर मशीन आवर। जरा 1000 में गए हैं ना, तो जरा करीब करीब रहे, इसलिए मैंने 4 डेसिमल लिए हैं, ठीक है ना। चलो अब इजी हो गया काम, ठीक। अब ये जब निकल आया तो ये पहले ही वर्किंग की हुई है हमने, ठीक है, इसीलिए तो मैंने इसको इस फॉर्मेट पे रखा। ऐसे ही हमने शायद पाकिस्तान वगैरह में भी किया था, वर्किंग का फॉर्मेट ये रखना है आपने, इससे फायदा होगा, ठीक है। अब वो 0.8798 इंटू 72 करो, 68.28, 63.34, नेक्स्ट 0.87। अब ना असल में ये वाला लिखें, अपने कैलकुलेटर वाला ना करें प्लीज, आप 0.8798 लिखें कैलकुलेटर पे प्लीज, सही है। 1 राउंड, अच्छा ऐसा करें, एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, हमने रेट को कर लिया ना डेसिमल्स में, अब फिगर को राउंड कर दें, ठीक है, मेहरबानी आप 63 140 वाऊ कर दें जी, नेक्स्ट 396। एक्टिविटी बेस्ड FOH का रेट निकाला और उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट में डाला, ये एक्टिविटी बेस है, ओके। और यहीं पर मिसाल के तौर पे हमने आगे डिपार्टमेंट्स डाले हुए होते, तो फिर इसकी बेस पे यहाँ पे डिपार्टमेंट आ रहे होते, ABC की बजाय डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, और उनको FOH जा रहे होते, बस इतना सा फर्क है यार, एक ही चैप्टर है ये,
ठीक है, दो नहीं है, बस ऐसे ही बनाए हुए हमने दो जी। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस स्टोर्स। बेस क्या है जी इसकी, स्टोर्स कंजम्पशन, और ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आपने टोटल बिल्स हो गया टोटल यहाँ पे, ठीक है। आपने ये 1300 पकड़ना है, 13 नहीं 1800 है स्टोर कंजम्पशन। अब जब आपने इसको 1800 से डिवाइड करना है ना जी, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो पर रुपी ऑफ कंजम्पशन आएगी, ठीक है। यहाँ पे 1800 चल रहा है तो 1000 में चल रहा है ना सारा काम, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे आकर लिखा टोटल कितना है, 1800 टोटल कॉस्ट है। ये जो ऊपर जिसको एलोकेट करना है, अंकल जिसको एलोकेट करना है, क्यों नहीं है, आप लोगों को भेजी हुई है यार फाइल, ओपन करें। सारे टेस्ट नहीं है भाई, उसको बोले यार इनको टेस्ट ला के दें, चाहे लेट हो गया अब ला दें जल्दी से। यहाँ पे क्या नजर आएगा यार फिर जी, 360,000 जो है उसको हमने एलोकेट करना है, ठीक है। अब ये 360 कॉस्ट पूल है, तो 360 डिवाइडेड बाय, अब क्या है जी 1800, ये भी 1000 में था, ये भी 1000 में, आंसर बताओ ₹0.2, बस ये 0.2 ₹0.2 पर रुपी है, ठीक है ना, इसलिए मैं पर रुपी दोबारा नहीं लिख रहा है, लिखना है तो लिख लो पर रुपी ऑफ कंजम्पशन, यानी 1 रुपया अगर स्टोर कंज्यूम हो, कहीं पे कंजम्पशन हो रही है तो उस पर इतनी चार्ज कर देंगे। जहाँ पे स्टोर कंजम्पशन 1 रुपया होगी वहाँ पे 0.2 रुपी जो है वो क्या हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको पर पुर ना लगाएं, लगाने हैं तो लगा भी दें, ऐसे हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि रुपीज़ से डिवाइड किया ना आपने, ₹1800 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया जी, ₹0.2 पर ₹1 ऑफ कंजम्पशन। ये लिख देता हूँ आपको ताकि समझ आए, स्टोर कंजम्पशन। तो ये सारी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब 0.2 आ गया, अब 0.2 इंटू 720, 0.2 इंटू 270 और 0.2 इंटू जी कितना बना 144, 160, आखिरी वाला ना बैलेंसिंग निकाला गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जी किसका नंबर आ गया, जल्दी जल्दी करते जाएं। क्वालिटी कंट्रोल, ये जरा अच्छी रिवीजन है ना, इंस्पेक्शन आवर्स भी हैं इसमें, ठीक है। अब इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट गिवन है, लेकिन टोटल आपने निकालने हैं कितनी प्रोडक्शन हुई उसकी बेस पे, तो ये भी इसी से ही निकलेंगे। तो इंस्पेक्शन आवर्स भी इसी के नीचे ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा। हाँ इंस्पेक्टेड अलग है इंस्पेक्टेड यूनिट्स, तो फिर अलग कर लेंगे, ना होते तो फिर इसका मतलब सारे ही इंस्पेक्ट होते हैं, ठीक है भाई। ये टेस्ट 1 जो है इसकी जरा बच्चों के लिए लेके आए जल्दी से, PDF भेजा नहीं हुआ बच्चों को टेस्ट का इकट्ठा करके, वो आखिरी टेस्ट भी बीच में डाल दो अब तो मैंने जब मुझे भेज के क्या करना है, मेरे पास तो पड़े होते हैं यार। अभी आपको एक बुक भेजी है, वो आपने भेज दी बच्चों को, इसके बाद क्यों भेजोगे, भेजो इनको, अभी पता लगे इनको कि आ गई है 500 सफ़ों की किताब जी। 20% करके लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर 100 रुपया कहीं पे स्टोर कंज्यूम होगा तो 20% उसमें फिर मतलब 100 रुपया कहीं पे कंजम्पशन होती है स्टोर की, तो ये आपकी वेजेस उसको 20 रुपए की चार्ज होती हैं, या 1 रुपया कहीं पे होती है। तो कुछ ना लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, ये तो मैंने पहले बोला है, ज़रा मुश्किल ना, रुपीज़ से जब डिवाइड करते हैं तो पर ₹1 इस तरह से निकल रहा है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो, कुछ ना लिखो तो सबसे अच्छा है, लेकिन बहरहाल मैंने लिख दिया, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी, इनडायरेक्ट वेजेस किसकी, क्वालिटी। अब इसके लिए क्या है जी, इंस्पेक्शन आवर्स। तो अगर तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलग से गिवन ना होते और कोई डेटा भी उसका ना होता तो फिर हम बिल्कुल प्रोडक्शन आवर्स लेते, लेकिन उसने चूंकि अलग से नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड दिए हुए हैं तो फिर 600 इंटू 2 कितना बना जी 1200, फिर और फिर ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तो थाउजेंड्स के अंदर करना है, फिर खैर से बहुत चुनने हो जाएंगे, कोई बात नहीं,
यहाँ पे लिखो सही ना, इंस्पेक्शन आवर्स। अब ये भी इन थाउजेंड ही लेने हैं, मजबूरी है। अब यहाँ पे हमने लिखा जी इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट इनटू इंस्पेक्टेड यूनिट्स जी। ये देख 2 इंटू 0.6 यूं कर देना, 3 इंटू 0.4, 4 इंटू 1.35 जी बोले 1.2 फिर 1.2 5 पॉइंट टोटल 7 पॉइंट। भाई ने 6 बोला जान के, 8 ही बोला है, मैंने कहा जान के शायद। जी कितनी कॉस्ट है टोटल जो बांटनी है, आप देखना होगा आपने। मेरा तो पेट्रोल ही लग गया सारा, ध्यान जान कर दें जी। 468, तो 468 टोटल है। इस 468 को हमने डिवाइड किया, जरा आप कंजूसी करने लगा थोड़ी सी जी, कितने आर से टोटल 7.8 से आंसर आया ₹60 पर इंस्पेक्शन आर, ऐसा ही है। अब ये इंस्पेक्शन आवर्स कितने हैं 1.2, तो 60 इंटू 1.2 है 72, 60 इंटू 1.2 60 इंटू 5.4 324। समझ आ रही है एबीसी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, क्लीनिंग एंड वगैरह वगैरह। इसके लिए क्या बेहतर है जी, फ्लोर स्पेस। अब उस फ्लोर स्पेस हमें गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, परसेंटेज में गिवन है, तो वर्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जी 40 35 25, ठीक है। तो टोटल कितनी है जी 400 है टोटल, इसकी बात की थी, वो तो वैसे ही टोटल है ना कि 400 को बांटें, 40% कितना आया, ये देखें ना जी 460 है, और मैं क्या कह रहा हूं जी, ये गिवन है परसेंटेज, आपके लिए लिखा मैंने, ठीक है जी। 160 140 120, तो इजी मार्क्स भी थे। किधर ये 100, ओके, तो 120 क्यों लिखवाया फिर पहले, पिछले भाई ने लिखवाया था जी। ओ वो भी गलत लिखवाया, कौन सा, ये मेरा कसूर है, अच्छा माफ कर देना यार मुझे, मेरे कसूर सारे। अब तो सैशन एंड हो रहा है यार, कितने पूरे कराने, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ यार, नहीं कोई हैगी भी तो पहले माफ, लेकिन पहले शर्त तक तुम मैनू फ्यूल एंड, लेकिन तुम्हें नहीं करूंगा माफ में जी, ये भी ऊपर से कह रहा हूँ जी। 2800 फ्यूल एंड पावर के लिए मशीन आर्स हैं, वो ऑलरेडी निकले हुए हैं। अब एक बार मशीन आर्स निकल आए बार बार यूज होते रहेंगे, फटाफट करें जी। फ्यूल एंड पावर मशीन आर्स, टोटल फ्यूल एंड पावर कितना है 2800, तो यहाँ पे 2800 को डिवाइड करें 680, आंसर बताएं 10511 कर लें भाई, कह रहे हैं 106, ठीक है भाईजान, पता नहीं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैंने भी कुछ दस दे जी। बेटा बोले 4.106 को इंटू 72 करो, नेक्स्ट आगे 658, 4.104 को मल्टीप्लाई करो 450 से 1847, टोटल बराबर होना चाहिए, बस ये ज़हन में रखा करें, आखिरी बैलेंसिंग निकाला करें। हाँ बैलेंसिंग बेटा, ये सारे बैलेंसिंग आखिरी निकालने हैं आपने, ठीक है ओके, राउंडिंग का डिफरेंस ताकि निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट जी मुक नहीं रहे यार, डेप्रीसिएशन आ गई जी, सवाल बारल मुक गया। डेप्शन ऑफ मशीन अलग कर दें, वो निकल आएगी, तो बाकी फिर डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग, मशीन की डेप्रीसिएशन कॉस्ट की बेस पे और बिल्डिंग की फ्लोर एरिया। तो डेप्रीसिएशन
ऑफ मशीन, इसके लिए क्या है जी, कॉस्ट ऑफ मशीन। अब ये टोटल हमारे पास है नहीं, ठीक है जी, तो उसके लिए मुझे वर्किंग 3 ओपन करनी पड़ी, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन्स। तो हमें कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है रेट से, ये जो आपने किया था इधर, तो 6000 इंटू 10, 600, 400, 600, 400, 300, टोटल हो गया 1300। फिर 1300 हमने यहाँ पे लिखा, वर्किंग का रेफरेंस मैं ज़रा कम ही दे रहा हूँ वैसे, वर्किंग नंबर 3, यहाँ पे आप बस रेट 682 से डिवाइड किया ना, 682 से, तो एक बार बस वर्किंग वन लिख दें, फिर जब कभी इस्तेमाल करें बेशक ना करें। ऐसे ही जब आपने पहली बार 7.8 से डिवाइड किया, एक बार लिख दें, फिर ना लिखें, जो सवाल में गिवन है उसको बेशक नहीं रेफर नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब ये 1300 आ गया, इस 1300 को डिवाइड करें इसी कॉस्ट के साथ, कॉस्ट कितनी है टोटल, ये देखें जी, 6 जमा 4 जमा 3 कितना बना, 13,000, कितना जी, चेक कर लें भाई, तो देखें प्लीज सारे, 6 जमा 4 10 जमा 3 13, जी भी 1300 निकला था, 13,000 से इसको डिवाइड करें, रुपी 0.1, ठीक है ना। अब ये पर रुपी ऑफ कॉस्ट है, बस छोड़ो इसको, ₹0.1 आ गया, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ इसके साथ जी, 0.1 इंटू 600, 0.1 इंटू 400, बैलेंसिंग, ये क्या किया आपने, 1300, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है ना जी, कॉस्ट भी लिखें जी, आप हद हो गई, ठहर जाओ, कोई बात नहीं, मुझे पता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मशीन सवाल में लिखा हुआ था यार, 6000, 4000, 3000, 13,000, ये सामने आ गया, ठीक है। साथ ही अब मैं वर्किंग और नहीं कर रहा, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन्स मैंने ये कहा था जी, कॉस्ट इनटू रेट, ठीक है। तो अब ये 600, 400, 300 और 1300, अब बेस तो भाई कॉस्ट ऑफ मशीन है ना, तो 13,000 से डिवाइड करके 0.1 आ गया, अब पर रुपी 1 ऑफ कॉस्ट लेना है ना, तो 600 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 6000 से, 4000 से और 3000 से, 600, 400, तो ये क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह से करने की, जब निकल आया था तो उठा के लिख लेना था, प्रोडक्ट वाइज ही तो निकाला था आपने, ठीक है, सही है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल कर दिया, चलें अब कर दिया, ये फिगर निकाल ली थी ना बस। नेक्स्ट, यानी हमने डेप्रीसिएशन ही क्या कर दी, अल्फा ब्रावो चार्ली प्रोडक्ट वाइज निकाल ली, तो बस निकल जो आई थी। चलें आगे जी, फ्लोर एरिया इंश्योरेंस, अब इसके अंदर ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पे एरिया आगे पीछे हो सकता है, एनीवेज इंश्योरेंस ऑन प्लांट मशीनरी हो गई, नहीं सॉरी बिल्डिंग की रहती है अभी, 1560 माइनस 1300 करें तो 260, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग, जी ये क्या किस बेस पे जी, फ्लोर स्पेस, फ्लोर एरिया, तो टोटल है कितनी जी, तो हमने कहा जी ये 13, कितनी टोटल कितनी लिखी हुई सवाल में, 1560 में से 1300 माइनस हो गई तो 260 आ, ठीक है जी। ये 260 को डिवाइड करो, कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये भी क्या है, ये भी गिवन है परसेंटेज, यानी मैं ये कह रहा था ना कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, ठीक है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, ये भी गिवन कह देते हैं, आप वर्किंग रेफर करते हैं, एनीवेज गिवन है जी इसकी परसेंटेज, तो 260 इंटू 40, 35, 25, जी बोलें, 104, 91, बैलेंसिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ रहा, कदों मुकड़ेगा, कदों मुकया काम, इंश्योरेंस, हाँ थक गया, मैं तो खुद थक गया हूँ भाई, प्लांट कॉस्ट की बेस पे, इंश्योरेंस बिल्डिंग की फ्लोर स्पेस की बेस पे, तो बस काम ही काम था इसमें, काम ही काम था जी, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया। चलो ये दोनों चैप्टर्स में से अब एक सवाल इंशाल्लाह जो आना होता है वो ज़रा सीधा हो गया, इंश्योरेंस किसकी जी, प्लांट की, कितनी है और किस बेस पे, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये फ्लोर स्पेस की बेस पे नहीं आ सकती, ठीक है। कितनी कॉस्ट, कितनी है, 240 टोटल है, ठीक है जी। अब
कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है जी हमारी टोटल, ये आप निकाला हुआ मैंने 13,000। तो आंसर क्या आया 18 ही कर दो बस, अब 4 से आगे क्या जाना। तो 0.0185 को मल्टीप्लाई करो 6,000 से, 111। अच्छा 3 दफ़ा वाऊ है ना जी, आगे हैं। और बैलेंसिंग 240 में से दोनों माइनस करो, $50। इंश्योरेंस बिल्डिंग जी, कॉस्ट नहीं, फ्लोर स्पेस, कॉस्ट गिवन नहीं थी, फ्लोर स्पेस। अब डेप्शन है कितनी जी, इंश्योरेंस है कितनी बिल्डिंग की, 600, 60। ओके ओके ओके। अब इसके में परसेंटेज गिवन है जी, 60 इंटू 40, 35, 25 जी बोलें, 24, 21, 15। रहता है कुछ हले। स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम को स्टोर कंजम्पशन की बेस पे लेना है, और वो ऑलरेडी हमें शुक्र है गिवन थी 1800 वाली। तो ऊपर भी 1800 है, नीचे भी 1800 है, तो बेसिकली यही कंजम्पशन गिवन है। अब फिर ना चबलोंग तो शुरू हो जाना, ठीक है। ये गिवन है हमें 720, 270 और 810, ठीक है ना। तो क्या लिखूँ जी यहाँ पे, स्टोर्स स्पेयर्स कंज्यूम, ठीक है जी। इसमें कॉस्ट ड्राइवर कोई नहीं जी, वो गिवन ही है। टोटल क्या है, टोटल 1800, और ये चूँकि गिवन है तो यहाँ पे वो यार नहीं निकाला, 720, ठीक है जी। और लास्ट इज अल्हम्दुलिल्लाह रेंट रेट्स एंड इसका फ्लोर एरिया गिवन। तो सवाल आसान था, बस लेंथी था, लेकिन चले अच्छा होगा ज़रा अच्छे से रिवीजन होगी हमारी। FOH ABC में से उम्मीद है पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। मैं नहीं कहता रिवीजन कर लिया हमने, पढ़ लिया तो भाई बस 100% मार्क्स हैं, नहीं, हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे सवाल उस वक्त। तो पासिंग मार्क्स इंशाल्लाह लाजमी आएंगे, क्योंकि आप ये पता है आपको कि ये FOH ABC तो यही है बस टॉपिक। अब हमें समझ नहीं आ रही तो कुछ भी कर लो, बस ये यही है, बस इससे बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया हुआ और वहाँ से कुछ चीज़ आई है, नहीं, हमें पता है, बस अभी पता नहीं लग रहा। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। तो वो पासिंग मार्क्स आप इंशाल्लाह ले सकते हैं, क्योंकि दिमाग में आपके मेन बात मौजूद है। क्या लिखे नहीं यहाँ पे, क्या जी, रेंट रेट्स एटसेट्रा, इसके लिए जी फ्लोर स्पेस है, कितना है, हाँ 1200। तो गिवन परसेंटेज थी हमें जी 1200 इंटू वो कर 480, 420 आपका अपना नंबर, और 300, ठीक है जी। तुसी किधर चल रहे हो, आप लोगों की तरह आजकल पढ़ने का टाइम था और भटक गए। अच्छा जी, अब यहाँ पर टोटल FOH प्रोडक्ट वाइज निकल आएंगे, बोलें जी। जी टोटल FOH 2774, बी का 2341। क्या ये टोटल FOH मांगे थे उसने प्रोडक्ट वाइज, चेक करना पड़ेगा। कहता है कैलकुलेट करें FOH कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। तो यूनिट्स कितने हैं जी, ये 12,000, 20,000 और तो 12, 20 और 45 है अगला, कितना है 12, 20, 45, यही है प्रोडक्शन यूनिट्स 1000 में, ठीक है 45। तो ये आपने क्या कर दिया जी,
डिवाइड कर दिया इसको प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, तो आपके पास OAR आ जाएगा पर यूनिट। जी बताइएगा। 231.6। नेक्स्ट, ये सही नहीं है, इसको डिवाइड करें ना 12 से, जो लिखा हुआ इसको करें। 231.7 इधर 0 और पॉइंट। आप राउंडिंग का डिफरेंस जरूर रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 231 पॉइंट आपका 17 है, फिर 116 पॉइंट राउंडिंग, फिर 97.22, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये सारा सवाल पूरी अमाउंट में हुआ है, आपने 1000 में किया था, ठीक है ना। चलें छोड़ें इसको, वापस आएँ। एक पार्ट ए भी था, उसमें क्या था जी, पूरे बिजनेस के FOH को आपने टोटल करें, पहले जी टोटल करें, पूरे बिजनेस के FOH टोटल करें। पार्ट ए तो फटाफट हो जाएगा, और उसको कह रहा था डिटरमिन करें FOH की कॉस्ट पर यूनिट ही मांगी है, ठीक है ना, बाय यूजिंग सिंगल OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो पहले डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल हैं भाई, निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। और FOH का टोटल निकालना पड़ेगा, तो FOH का टोटल तो आप निकाल दें 988। अब काश के सवाल के एंड पे टोटल दे देता, पर हमें ये भी करना पड़ गया, तो टोटल का कॉलम काम दे गया हमें, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ए है, ये हमारी रिक्वायरमेंट बी थी असल में, ठीक है ना। तो ए रिक्वायरमेंट में क्या है जी, OAR बल्कि FOH की कॉस्ट निकालें। क्या कहा जी उन्होंने, FOH की कॉस्ट निकालें बेस्ड ऑन सिंगल OAR। सिंगल OAR तो हम पहले ही करते हैं कि हम लेबर आवर्स निकाल लेते हैं। लेबर आवर्स कैसे निकलेंगे जी, लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इधर देखें, डायरेक्ट लेबर आवर्स 20 इंटू 12,000, ऐसे ही 5 इंटू 20,000, 4 इंटू 45,000 कर लोगे, बताओ जी। 240, 100, 180, ये किया ना। 20 इंटू 12, फिर 5 इंटू 20, फिर 4 इंटू 45, ये किया ना। टोटल बताओ 520, ठीक है। अब एक और वर्किंग कर देता हूं मैं, OAR सिंगल OAR निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ ये लेबर आवर्स, ठीक है। तो मैंने वहां से उठाया ₹9488 वर्किंग नहीं, रिक्वायरमेंट ए से, रिक्वायरमेंट ए से, और डिवाइड किया उसको 520 लेबर आवर्स से वर्किंग 4 वाले से। आंसर क्या आ गया, ₹18 पॉइंट पर लेबर आवर, ठीक है। अच्छा, अब भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, ठीक है, अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, बल्कि उसने क्या कहा है, आप डिटरमिन करें FOH कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा ब्रावो एंड चार्ली। अब ये पुराना तरीका आ गया कि आपने क्या किया, पर लेबर आवर एक रेट निकाला, अब वो रेट आपने प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करवाना है, तो जिस प्रोडक्ट ने जितने लेबर आवर लगाए उसका पर यूनिट वही OAR निकल आएगा, ठीक है। तो ए के ऊपर एक यूनिट पर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, तो ये हमारी ये रिक्वायरमेंट बनने लगी है जी। ए रिक्वायरमेंट क्या है जी, लेबर क्या है रिक्वायरमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, मैं अल्फाज वही लिखना चाह रहा था, ठीक है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमने कहा जी, देखें जी, OAR ₹18.25 वर्किंग नंबर 5 वाला,
इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट। ठीक हो गया। अल्फा के लिए, ब्रेवो के लिए और चार्ली के लिए अलग अलग ही रखना है, टोटल तो उसने कहा नहीं। अब 18.25 इंटू 20, ऐसे ही इंटू 5 इंटू 4, बोलो जी 365। एटीन 18.25 लिखें कैलकुलेटर पे, उसको मल्टीप्लाई बाय 20 करें, 365। नेक्स्ट, अच्छा चलें उधर भी डेसिमल थे, 91.25 और 73 एग्जैक्ट। ये पिछला भी एग्जैक्ट था। अब देखो कितना फर्क है, FOH वही है, आप जरा इन तीनों का टोटल करें, कितना 529 इन तीनों का टोटल करें जरा, राउंडिंग का डिफरेंस होगा, बहरहाल इनका टोटल करें जरा, 231, 117 और 97 का चेक करें दोबारा। इसका क्या है फिर फर्क क्यों आ रहा है, गौर करें क्या हुआ है, क्या ओवर एब्जॉर्ब हो गए हैं, कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करें चेक करें चेक करें, शाबाश। FOH A, B और C के पर यूनिट ही निकाले हैं ना आपने, 365 हैं, 91 हैं और 73 हैं FOH। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ है फिर, ये तो टोटल सेम होना चाहिए था, कुछ गलती की आपने। एनीवेज हाल इसको मैं देख लूंगा। एनीवेज यहाँ पर देखें तो आपकी प्रोडक्ट ए का है, हाँ किससे, नहीं ये देखो ना, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं, 20 है ना, हाँ नहीं नहीं उसने पर यूनिट ही मांगा हुआ है ना, डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा ब्रावो एंड चार्ली, पर यूनिट ही मांगा उसने। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है जी, 365, 91 और 73 तो बिल्कुल ठीक है। अब मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला इसमें आ रहा है, नहीं 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 तो हमने दोनों सोल्यूशन हमने निकाले, इसका टोटल करें तो ये उसके बराबर क्यों नहीं आ रहा। वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो मैंने मान लिया, इसका टोटल बताएं, इसको देखेंगे, मैं देखूंगा ना आज घर जाके, फिर टोटल करो, नहीं टोटल करो, 440 और इसका टोटल क्या बन रहा है, राउंड करके बोलो, राउंड करके, बहुत फर्क आ रहा है जी। इसका क्या 529 बट 29, ठीक है, इस पे आपने भी गौर करना है, मैं भी करूंगा आज जाके। ठीक है, बराबर है या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, ये गलत है या सही है, कल इस पर फिर बात कर लेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से इकट्ठा इस सवाल को किया। हाँ मेरिट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपकी थ्योरी के अंदर मौजूद हैं, 2 मांगे गए थे, यहाँ 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, नोट्स के अंदर भी मौजूद है। ओके अच्छा जी, इसके बाद हमने शुरू किया था जी टारगेट कॉस्टिंग। वैसे वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन किया था, लेकिन वो क्योंकि हम कल डिस्कस कर गए बातों बातों में, तो इसलिए आज फिर टारगेट कॉस्टिंग पे आ जाए। हमारा आंसर सेम, हाँ तो वो ये वही सोल्यूशन खुला हुआ है, किथे गया, ठहरो किथे गया, लबन दो मैनू, ये देखें जी, ये मैंने टेस्ट ही ओपन किया हुआ है, ये वही सोल्यूशन है। ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको चेक करना है कि इसमें क्या फ़र्क है, अगर है तो क्यों है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों है, नहीं होना चाहिए तो क्या गलती है। ओके, गौर करके आइएगा। ये दोनों, ये चैप्टर इकट्ठा हो गया ना, अब FOH और ABC इकट्ठा हो गया। ठीक है, करके आइएगा। अच्छा जी, ब्रेक नहीं होनी आज। अच्छा एक मिनट सुनो तो सही, टारगेट कॉस्टिंग में क्या करना है हमने, टारगेट कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं करना हमने,
टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आप साथ थोड़ी सी गपशप लगानी है। एक दो ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी एतराज़ उठाया था इस पे। फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में कब लें कब ना लें। एडिशनल है तो लें और वैसे ना लें। फिर इसी बात के ऊपर उस स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन उठाया था जो अक्सर बच्चे उठाते रहते हैं, वो था ये पोलर कंपनी वाला सवाल। पोलर कंपनी वाले सवाल के अंदर हमने यहाँ से, पोलर कंपनी था ना, मैं लिखा हुआ है, एक मिनट, नहीं, हाईटेक था, हाईटेक पास पेपर का सवाल। इसके अंदर आपको ये हाई लो मेथड से OER निकालना पड़ा, वेरिएबल निकाले, फिक्स भी निकाले, और फिक्स्ड ओवरहेड का भी एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो आपने यूज़ करके आपने एक्सपेक्टेड कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को भी लिया था। दूसरी चीज़, डेनमार्क आइसक्रीम वाला सवाल लिया था, इसमें भी आपने इस एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को भी लिया था। ये दो सवाल हो गए जिनमें लिया था। ये बात नहीं समझ आई? बात ये मैं अभी कंपैरिजन करने लगा हूँ, ब्रेक के बाद करूँगा, अभी छेड़ने लगा हूँ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, बस रीसेंट टाइम का सवाल करना है हमने, ठीक है। तो ज़रा एक क्वेश्चन है दिमाग के अंदर बच्चों के था। फिर हमने मोस्ट रिसेंट सवाल किया HG एंटरप्राइजेस, इसके अंदर भी आपको एडिशनल फिक्स कॉस्ट को सिर्फ लेना था, आपने एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया। और फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर था जिसके अंदर एक सवाल था रग्बी के नाम से, उसमें जाके भी आपने, कौन सा सवाल था पता नहीं, 20, ये इसके अंदर भी आपने फिक्स्ड FOH यहाँ से निकाल। असल में तो वो जो हाईटेक है उसको और इसको कंपेयर करना चाहिए, बिल्कुल सेम है सिचुएशन, यानी दोनों में हाई लो मेथड से फिक्स्ड FOH निकले हैं, लेकिन आपने उस हाईटेक वाले टारगेट कॉस्टिंग वाले चैप्टर के सवाल के अंदर OAR को पकड़ के फिक्स्ड FOH को भी शामिल कर दिया, और रग्बी वाले सवाल में आपने फिक्स्ड FOH को इग्नोर किया था। तो इन दोनों के अंदर तो मेन फ़र्क है ही। उसके अलावा फिर आप साथ में HG एंटरप्राइजेज भी देख सकते हैं और डेनमार्क आइसक्रीम भी, तो मैं फिर इनके ऊपर आपको कुछ लॉजिक जो है वो बता दूंगा कि क्या मामला हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि रिवीजन करते हुए आपको यही बातें सामने आए। टारगेट कॉस्टिंग का सवाल करते हुए आपने ज़्यादा सवालों में देखा फिक्स्ड FOH भी ले रहे हैं, वही टारगेट कॉस्टिंग एज अ रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी उसने पूछा था, ये डिटरमिन द कॉस्ट गैप, तो यहाँ पे आके आपने फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया था। तो फिर ये क्या हुआ था? तो ये एक बातें 2-3 सवालों में कंपैरिजन करके फिर हम रिसेंट टाइम का एक सवाल करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह रेलेवेंट कॉस्टिंग को स्टार्ट कर देंगे। देखें आज कब तक क्लास चलती है, अभी थोड़ी सी ब्रेक कर लें आप लोग, ठीक है। ये ऐसे ज़रा ABC वाले ने ज़रा तंग किया सवाल में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।